हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं सीडीपी के, जो आपके लिए सीटेट एंड एचटेट एंड अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीखने का मूल्यांकन को इस नाम से भी जाना जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि इसका जो आंसर है वो है समेटिव असेसमेंट। योगात्मक मूल्यांकन को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। थोड़ा सा असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखते हैं क्या होती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट को, एंड समेटिव असेसमेंट को बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब अधिगम का मूल्यांकन, एंड फॉर्मेटिव होता है आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन। अकर्स ड्यूरिंग लर्निंग, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो लर्निंग के दौरान ही होता है। एंड जो आपका समेटिव असेसमेंट है ये बाद में होता है, जब अधिगम समाप्त हो जाता है ये उसके बाद होता है। जैसे एक यूनिट समाप्त हो जाना या एक चैप्टर खत्म हो जाना, उसके बाद आपका समेटिव असेसमेंट किया जाता है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो आपका लर्निंग के साथ साथ ही चलता है, अधिगम के साथ साथ ही चलता है। लो स्टेक्स हाई स्टेक्स, कैन एडजस्ट इंस्ट्रक्शन, कैन नॉट एडजस्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जब ये साथ साथ हो रहा होता है, मतलब जब आपका अधिगम चल रहा है ये उसके साथ साथ ही होता है, तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये असेसमेंट कब हो रहा होता है? ये असेसमेंट आपका अधिगम समाप्त होने के बाद होता है। जैसे एक चैप्टर समाप्त हो जाना, एक यूनिट खत्म होने के बाद जो असेसमेंट होता है वो आपका समेटिव असेसमेंट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपयुक्त शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। तो कौन सी नहीं है बताना है। जब भी आपसे नॉट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको बहुत ही केयरफुली उसको पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, आनंदपूर्ण सीखना, जॉयफुल लर्निंग, रटंत अधिगम, रोट लर्निंग, बहुसंवेदी शिक्षण, मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो आपको बताना है कि टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी में क्या एप्रोप्रिएट नहीं है। तो आपकी जो रोट लर्निंग होती है, जो रटंत अधिगम होता है, इसको कभी भी क्या नहीं माना जाता है? अच्छा अधिगम नहीं माना जाता है। बच्चे को रटवाना नहीं है, उसको सिखाना है, उसको करके दिखाना है, करके सिखाना है। लर्निंग बाय डूइंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है, ना कि सिर्फ बच्चे को बता दिया कि 2+2 4 होता है और ये नहीं बताया कि 2+2 4 होता कैसे है। जैसे बच्चे को 2 चॉकलेट दी एंड उसके बाद फिर से उसे 2 चॉकलेट दी एंड बच्चे से बोला कि अब बताओ कितनी चॉकलेट है आपके पास। तो बच्चा उन चॉकलेट को काउंट करके आपको बता देगा। तो ये तो हो गई आपकी जॉयफुल लर्निंग, या आप इसको कह सकते हैं कि आपने मल्टी डायमेंशनली बच्चों को सिखाने की कोशिश की है यहाँ पर। लेकिन जो आपकी रोट लर्निंग होती है उसमें सिर्फ बच्चे को सीधे सीधे बता दिया जाता है, उसको ये नहीं बताया जाता कि ये जो 2+2 4 है ये कैसे है, ये कैसे आएगा 2+2 = 4। बस आपको लर्न करना है। तो रोट लर्निंग यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 30। उससे पहले देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, जो बच्चे साथ में सीखते हैं अपने पीयर्स के साथ, तो इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बच्चों के लिए। एनकरेज अकाउंटेबिलिटी, हर किसी की अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। जैसे जब आप बच्चे को कोई काम देते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं आप, तो उस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स हैं और इनको एक वर्क असाइन किया गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रेजेंटेशन बनाना है। अब इन 5 लोगों का अलग अलग काम होगा, सबकी अलग अलग अकाउंटेबिलिटी होगी। जैसे कोई स्क्रिप्ट को तैयार करेगा, कोई स्लाइड्स को तैयार करेगा, कोई स्लाइड्स में पिक्चर्स को डालेगा, तो सबकी अलग अलग अकाउंटेबिलिटी होगी। कोई एक्सप्लेन करने का काम करेगा। ठीक है, सो एनकरेज अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूव सोशल स्किल, बूस्ट मोटिवेशन, क्रिएट गुड वाइब्स। एक गुड वाइब्स क्रिएट होती है, रिलेशनशिप जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, पीयर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं, बच्चा ग्रुप में रहना सीख जाता है, वो सोशली इंटरेक्ट करना सीख जाता है। प्रमोट इंक्लूसिविटी,
इंक्लूसिविटी क्या होती है, आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलता है कि सभी बच्चे एक समान है, सभी को शिक्षा जो है वो समान दी जानी चाहिए, भेदभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा को यहाँ बढ़ावा मिलता है। बूस्ट मोटिवेशन, मोटिवेशन बूस्ट होता है क्योंकि जब आप एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को जानते हैं, तो यहाँ पर आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है। जो भी आपकी कमी होती है वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी स्टूडेंट अलग होते हैं। कोई लिखता अच्छा है, किसी की हैंडराइटिंग अच्छी है, कोई बोलने में अच्छा है, तो सबकी अपनी अपनी स्किल होती है। लेकिन जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे होते हैं, बच्चे को कोऑपरेटिव लर्निंग में जब आप डालते हैं, तो बच्चा क्या होता है, सभी दिशाओं में सीखता है, वो सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग आपकी बहुत ही एक अच्छा अधिगम का क्या माना जाता है, उपाय माना गया है कोऑपरेटिव लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला एक धनात्मक कारक नहीं है? Which of the following is not a positive factor affecting the process of socialization of children? तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि बच्चे का जब सामाजिकरण करना है, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो क्या फैक्टर है जो पॉजिटिवली उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे फ्रेंड्स नॉट पूछा गया है, और जब भी नॉट पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। सेकंड है सामाजिक वंचन, कि मतलब उसको समाज से अलग थलग कर देना है। लोकतांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, ये तो ठीक बात है कि उसको लोकतांत्रिक वातावरण प्रोवाइड करना। सामाजिक मनोवृत्ति, सोशल एटीट्यूड, ये भी ठीक है। अब जो आपका सोशल डेप्रिवेशन होता है, ये होता है बच्चे को समाज से अलग थलग कर देना। तो क्या ये ठीक बात है? नहीं, बच्चे को समाज से अलग नहीं करना है, उसको साथ लेकर चलना है। ठीक है, अभी हमने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की है, तो सोशल डेप्रिवेशन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। यहाँ पर ये बच्चे को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड, सोशल डेप्रिवेशन, अगर सोशल डेप्रिवेशन होगा तो इल हेल्थ होगी, बच्चा जो है वो अलग रहने लगेगा, एंजाइटी बच्चे में बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी हेल्थ भी इफेक्ट करेगी। तो डेप्रिवेशन नहीं करना है, बच्चे को साथ लेकर चलना है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं फील कराना है। मान लीजिए क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में अच्छा नहीं है, जो वीक है पढ़ने में, तो ऐसा नहीं करना है कि उसको सबसे पीछे बिठा दिया। ठीक है, कि उसको सारे बच्चों से अलग कर दिया, उसको सबसे पीछे बिठा दिया, करे तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम पीछे बैठो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो ये नहीं करना है, बच्चे को साथ लेकर चलना है। जितना वो समझ पा रहा है, उसकी लर्निंग को आपको और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना है, कि उसकी जो भी कमी है, अधिगम में जो भी गैप उसके आया है, उस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करना है, ना कि बच्चे को वंचित कर देना है, उसको सोशल डेप्रिवेशन उसका नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभूति किस प्रकार का संज्ञान है? विच फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन इज द फीलिंग रिसीव्ड फ्रॉम द सेंस? तो सेंसेस से जो फीलिंग रिसीव्ड होती है उसको क्या कहते हैं? उसको सेंसेशन कहते हैं, उसको संवेदना बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करके सीखना किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? लर्निंग बाय डूइंग इज द की प्रिंसिपल ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रतिगामी शिक्षा, रिग्रेसिव एजुकेशन, संचारी शिक्षा, कम्युनिकेटिव एजुकेशन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा लर्निंग बाय डूइंग, किसने दी है? जॉन डीवी ने ये थ्योरी दी है, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये आपकी प्रगतिशील शिक्षा, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है, ये प्रिंसिपल ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन? तो ये आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, learning through experiences attained by doing a series of activities. Learning by doing refers to a theory of education expounded by अमेरिकन फिलोसफर जॉन ड्यूवी इन 1915। ठीक है, तो जॉन ड्यूवी ने बताया था कि जो लर्निंग बाय डूइंग है, मतलब जो करके सीखना है, उससे बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। क्यों? क्योंकि वो उस समय एक्टिव होता है, वो बैठा हुआ नहीं होता है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चा सुन रहा है। नहीं, टीचर बोल रहा है एंड बच्चा भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करवा दी क्लास में, जैसे बच्चों से पूछा कि 5+5 कितना होता है। अब अगर आप उसको सीधा बता देंगे कि 5+5 = 10 होता है, इसको लर्न कर लो, तो ये तो आपका रोट लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है,
आपको उसको करके बताना है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल लिया था, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप कि आपने पहले 5 पेंसिल्स ली एंड देन आपने फिर से 5 पेंसिल्स बच्चों से कलेक्ट करने के लिए बोला। फिर आपने बोला कि अब इनको काउंट करो, ये कितनी पेंसिल हैं? तो बच्चों ने बताया कि ये 10 पेंसिल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने क्या कहा? यहाँ पर आपने बच्चों से एक्टिविटी करके करने को कहा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने बच्चों से क्या करने के लिए बोला? आपने उनको 5 + 5 = 10 ही सिखाया है, लेकिन आपका जो पैटर्न है, आपका जो तरीका है वो अलग है। बच्चे को सीधे नहीं बता देना है, उसको कोई एक्टिविटी करके दिखानी है, उससे खुद एक्टिविटी करवानी है। इससे बच्चा क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है क्लास में और उसका जो अधिगम है, उसकी जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो आपका जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय whom? तो ये आपकी किसने दी है? आप जानते हैं कि जो सोशियो कल्चरल की बात करते हैं वो वाइगोत्स्की हैं। तो ये थ्योरी आपकी वाइगोत्स्की ने दी है। अब देखते हैं ये है क्या। यहाँ पर जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशियो कल्चरल की बात करते हैं और वाइगोत्स्की से आपको एक चीज और याद आएगी कि हमने पढ़ा हुआ है स्कैफोल्डिंग एंड ZPD। यदि आपसे पूछा जाएगा कि जो स्कैफोल्डिंग है, मचान शब्द है, ये किसने दिया है? तो फ्रेंड्स ये आपका ब्रूनर ने दिया है। आपको यहाँ पर वाइगोत्स्की आंसर नहीं लगाना है, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया है, इसके बारे में उन्होंने भी बात कही है, लेकिन इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? इसको सबसे पहले ब्रूनर ने यूज किया था। स्कैफोल्डिंग वर्ड, मचान शब्द का यूज सबसे पहले ब्रूनर ने किया था। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया है आपके वाइगोत्स्की ने। तो आपका आंसर जो है यहाँ पर ब्रूनर होगा, वाइगोत्स्की नहीं होगा। नॉलेजेबल अदर्स की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स की बात भी करते हैं। इन्होंने एक वर्ड दिया है ZPD, जिसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रे कलर का जो सर्किल है, तो ये सर्किल आपको ZPD बताता है कि व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प। तो ZPD आपका वो होता है कि आप कितना लर्न कर सकते हैं, आपकी कितनी सीमा है सीखने की। तो ये आपका ZPD होता है। व्हाट आई कैन लर्न ऑन माई ओन, जितना आप खुद से सीख सकते हो, ये आपका ब्लू वाला सर्किल आपको डिफाइन करता है, ठीक है, जिसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपको किसी की हेल्प की जरूरत होती है कुछ भी सीखने के लिए, तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको साइकिल चलाना नहीं आता है, ठीक है, और आप ये अकेले नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका जो ब्लू वाला सर्किल है ये इससे तो बाहर है, क्योंकि आप खुद से साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, आपको डर लगता है गिरने का, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि अगर इसमें मेरी कोई थोड़ी सी हेल्प कर देगा तो मैं साइकिल चलाना सीख सकती हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत है। अगर आपकी कोई थोड़ी सी हेल्प कर देता है तो आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। तो यही हो जाएगा आपका ZPD, व्हाट आई कैन लर्न विद हेल्प, जो आप किसी की हेल्प से सीख सकते हैं। उसके बाद उस हेल्प को हटा भी लिया जाएगा तो भी क्या होगा, आपकी लर्निंग जो है वो रुकेगी नहीं, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं, ठीक है। और बियॉन्ड माई रीच क्या हो जाएगा? जो ZPD के बाहर का क्षेत्र है आपका, जो बाहर का एरिया है, वो बियॉन्ड दी रीच है, ठीक है, कि वो आप सीख ही नहीं सकते। ओके, तो जो आप किसी की हेल्प से सीख सकते हैं सिंपल, वो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किस अवधारणा पर चर्चा नहीं की है? तो जो प्याजे हैं उन्होंने किस बात पर चर्चा नहीं की है? तो प्याजे ने किस पर चर्चा नहीं की है? प्याजे ने आपके आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, ये उन्होंने बताया है। समायोजीकरण, एकोमोडेशन, इसकी भी बात की है। संतुलनीकरण, इक्विलिब्रेशन, इसकी भी बात की है। एंड आपका जो सेग्रीगेशन है, सेकंड ऑप्शन, पृथककरण, इसकी बात नहीं की है कि बच्चे को सेग्रीगेट नहीं कर देना है, उसको पृथक नहीं करना है, ठीक है, उसको साथ लेकर चलना है। किसी भी बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि वो क्लास में अलग है, वो सेग्रीगेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेग्रीगेशन की बात जो है वो प्याजे नहीं करते हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एंड 16 क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो वाइगोत्स्की है। अब 16 क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी थ्योरीज हैं जो किसने दी है, ये एक बार हम देख लेते हैं। ओके, सो ये कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं
तो आपके जो बिहेवियरिज्म की बात करते हैं, व्यवहारवादी जो हैं वो आपके बीएफ स्किनर हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं वो जीन प्याजे हैं। सोशल लर्निंग थ्योरीज, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो अभी हमने पढ़ी है वो वाइगोत्स्की ने दी थी, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, सो ये फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसिमिलेशन आपको क्या होता है एंड जो अकोमोडेशन है वो क्या होता है। तो आत्मसात कर लेना किसी भी चीज को। ओके, कोई भी एक नई चीज को अपने स्कीमा में ऐड करना, कुछ भी नया सीखना, वो आपका आत्मसातीकरण होगा, एसिमिलेशन होगा। एंड जो आपका एकोमोडेशन होता है उसको समायोजीकरण कहते हैं। मतलब ऑलरेडी आपके स्कीमा में कुछ है और आपने उसमें कुछ नया ऐड कर लिया, कोई नई जानकारी पुराने स्कीमा में ही आपने ऐड ऑन कर ली, तो ये आपका हो जाता है एकोमोडेशन, इसको समायोजीकरण कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? Which of the following statement is not correct regarding individual differences? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में क्या सही नहीं है? वैयक्तिक विभिन्नता, फिर से आपसे नोट पूछा गया है। नोट वाले क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। ऑप्शन 1 है वैयक्तिक भिन्नता संज्ञानात्मक क्षेत्रों में होती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन द कॉग्निटिव डोमेन। सेकंड ऑप्शन है वैयक्तिक विभिन्नता मनोगत्यात्मक क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट फाउंड इन दी साइकोमोटर डोमेन। ऐसा नहीं है कि मनोगत्यात्मक क्षेत्रों में या साइकोमोटर डोमेन में वैयक्तिक विभिन्नता नहीं पाई जाती, बिल्कुल पाई जाती है, ठीक है। कार चलाना अगर किसी को आता है तो ये दो अलग अलग चीजें हैं कि कोई अलग तरीके से कार को चलाता है एंड अगर सेकंड पर्सन है उसका अलग पैटर्न होगा कार को चलाने का, तो इसमें भी वैयक्तिक विभिन्नता आपकी पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता परिपक्वता से भी प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। मेच्योरिटी से आपकी वैयक्तिक विभिन्नता प्रभावित होती है। वैयक्तिक भिन्नता का एक प्रमुख कारण आनुवांशिकता है, बिल्कुल है। जेनेटिक्स जो होते हैं वो भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या कहता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट फाउंड इन द साइकोमोटर डोमेन। बिल्कुल होता है, साइकोमोटर डोमेन में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। हर किसी का जो है अलग अलग तरीका होता है कार ड्राइव करने का या बाइक चलाने का, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो सेकंड ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं या नॉट पूछा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने का कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? विच वे ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना, एक विषय को दूसरे विषय से सहसंबंधित करना, प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहन देना। ओके, सो आपका जो सेकंड ऑप्शन है एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना, एम्फेसाइजिंग द यूज ऑफ यूनिसेंसरी। तो यूनिसेंसरी आपका ये क्या है? आपसे नॉट पूछा गया है, तो यूनिसेंसरी अच्छा नहीं होता है। आपका मल्टी सेंसरी जो होता है वो आपका यहाँ पर सही माना गया है। तो अधिगम का जो अनुभव प्रदान करने का तरीका है वो कौन सा नहीं होना चाहिए? यहाँ पर एक संवेदी के प्रयोग पर बल देना, एम्फेसाइजिंग द यूज ऑफ यूनिसेंसरी, ये नहीं होना चाहिए। आपका मल्टी सेंसरी जो होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर नॉट पूछा गया था, ठीक है। ओके, ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग आपकी क्या होती है कि आप सुनकर भी सीख रहे हैं, आप देखकर भी सीख रहे हैं, आप टच करके भी सीख रहे हैं, मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मूवमेंट करके भी सीख रहे हैं, आप खुद करके सीख रहे हैं। तो मूवमेंट भी हो, टच भी हो, हियर एंड साइट। तो देखकर सीखना, सुनकर सीखना, कुछ करके सीखना, मूवमेंट करके सीखना, कोई एक्टिविटी करके सीखना, फील करके सीखना, तो ये आपका मल्टी सेंसरी अप्रोच होता है। एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच आपका ज्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है एज कंपेयर टू यूनिसेंसरी अप्रोच। तो यहां पर आपसे नॉट पूछा गया था, यूनिसेंसरी अप्रोच आपका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, ठीक है। आपसे नॉट पूछा गया था, इसलिए आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा को सही रूप में परिभाषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है
आपको बताना है कि क्या सही रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह केवल अशक्त बच्चों के लिए है, दिस इज ओनली फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नहीं भाई, समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना, साथ साथ पढ़ना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है यह केवल अशक्त एवं सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए है, दिस इज ओनली फॉर डिसेबल। जब भी ओनली कहीं भी लग जाता है सीडीपी में, वहीं आपका आंसर ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ओनली तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे तीनों आपके। दिस इज ओनली फॉर द इकोनॉमिकली डिप्रिव्ड चिल्ड्रन, यह केवल आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्थिक रूप से बच्चों के लिए ही समावेशी शिक्षा है, या जो बच्चे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं ये उनके लिए है, या सिर्फ ये उनके लिए है जो केवल अशक्त हैं, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, या सिर्फ ये उनको दी जाती है। नहीं, समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो सभी के लिए होती है, चाहे वो अशक्त बच्चे हों, दैट मीन्स जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो हों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, उनके लिए भी आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। तो यह सभी बच्चों के लिए है, सबको साथ लेकर चलना है। समावेश का मतलब होता है सबको एक साथ पढ़ाना, सबको एक साथ लेकर चलना। तो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। यह सभी बच्चों के लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा, यह सभी बच्चों के लिए है, दिस इज फॉर ऑल चिल्ड्रन। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट कि एग्जाम में उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।